हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आपका स्वागत है। और आज जो है वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड सीरीज़ का जो है फर्स्ट लेक्चर है। हम आज मॉडर्न इंडिया स्टार्ट कर रहे हैं। मॉडर्न इंडिया सीरीज़ का ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है और इसमें कम से कम जो है 15 लेक्चर्स होंगे। और ये लेक्चर्स आपको यूजीसी नेट का एग्ज़ाम के लिए, पीजीटी के लिए, अगर बीए कर रहे हैं तो उसके लिए, यूपीएससी कर रहे हैं या फिर कोई स्टेट पीसीएस अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए भी जो है ये वीडियोस जो है वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और मेरा नाम अमोद कुमार है और मैं आपके लिए हिस्ट्री के लेक्चर्स लेकर आता हूँ फ़िलहाल। उसके बाद हम देखेंगे, अगर ये हमारा तीनों सीरीज़ जो है ऑलरेडी अगर आपने नहीं देखा है तो एंसेंट की सीरीज़ के 3-4 वीडियोज़ अपलोड हैं और फिर मिडीवल के 8-9 वीडियोज़ जो है मिडीवल के अपलोडेड हैं, ठीक है। और एक सीरीज़ हम और चला रहे हैं जिसमें हम यूजीसी नेट का पेपर 1 को जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें फ़िलहाल अभी मैंने एक ही वीडियो भी डाला है जो मैंने डीआई और मैथ्स को जो है और रीजनिंग को जो है सॉल्व करके आपको दिखाया है कि किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं और उसके थ्रू पढ़ाने की कोशिश की गई है कि आगे अगर इस तरह के सवाल आते हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो मानिए कि एक बैकग्राउंड के रूप में जो है आपके लिए होना चाहिए कि इस वक्त जो है क्या चल रहा था, ठीक है। तो देखिए, यूजुअली क्या है कि हम 1757 से मॉडर्न का जो है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। 1750 के आसपास, ठीक है ना। ये मान के चलिए कि हम यहाँ से एक मॉडर्न को जो है मॉडर्न इंडिया जो है यहाँ से मानना स्टार्ट कर देते हैं। पर आप देखेंगे कि क्या होता है कि आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि मॉडर्न कहने का मतलब कि 1750 या 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो है एकदम से चीज़ें बदल नहीं गई और ना ही एकदम से चीज़ें वैसी थी, ठीक है ना। एक ब्रेकअप पॉइंट इसलिए हिस्ट्री में बताया जाता है ताकि कुछ ट्रेंड जो है आपके इधर चलेंगे और कुछ नए ट्रेंड आएंगे, ठीक है ना। पुराने ट्रेंड जो है वो चलेंगे और कुछ नए ट्रेंड जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नए ट्रेंड में क्या आपको दिखेगा? ब्रिटिश एम्पायर, है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज दिखेगा, ठीक है ना। जो पुराने ट्रेंड में है वो आप देखेंगे कि अग्रेरियन स्ट्रक्चर और जो भी हैं वो शुरुआती के दिनों में ट्रेड का पैटर्न, अग्रेरियन स्ट्रक्चर, सोसाइटी का स्ट्रक्चर आपको मोर और लेस ऑलमोस्ट सेम दिखेगा, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि एक जो है आप जो ये पिक्चर ड्रॉ करते हैं कि 18वीं सेंचुरी में एकदम से मॉडर्न स्टार्ट हो जाता है, ये हर किसी के लिए सेम नहीं होता है। और इतिहासकार ये पीरियडाइजेशन जो है वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पढ़ने में आसानी होता है, ठीक है ना। कि कोई एक पर्टिकुलर फेज को उस पर्टिकुलर फेज में जो हो रहे चेंजेस के बारे में जो है अगर बात करेंगे तो एक पर्टिकुलरली क्या है कि आपको उससे एक आइडिया होगा कि क्या चीज़ें उस समय चल रही थी। तो इस वजह से आपको देखेंगे कि जो 18वीं सेंचुरी है वहाँ से आपको जो मॉडर्न एरा जो है वो स्टार्ट माना जाता है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। हालांकि बाद में भी बहुत सारे जो मिडिवल की जो टेंडेंसी है वो चलती रहती है और अर्ली मॉडर्न का जो है टेंडेंसी चलते रहता है। इवन आज भी मिडिवल और अर्ली मॉडर्न के टेंडेंसीज इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे लोग धर्म के नाम पे लड़ते हैं, है ना, कास्ट के नाम पे लड़ते हैं, है ना, एक दूसरे का खून बहाने के ऊपर। तो ये सब आप देखेंगे ना कि 16वीं सेंचुरी यूरोप में हो रहा था, है ना, कि धर्म के नाम पे लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं आइडेंटिटी को लेके। चलिए उसके हम डिस्कशन में नहीं जाएंगे, हम स्टार्ट करते हैं कि हमें आज करना क्या है। देखिए, 18वीं सेंचुरी कहने का मतलब है कि एक ट्रांजिशन का फेज है, ठीक है। ट्रांजिशन का फेज जो है मतलब 18वीं सेंचुरी कहने का मतलब कि 1700 से 1800 मोर और लेस, ठीक है ना। ये ध्यान रखें 1799 होता है बेसिकली, ठीक है। ये जो फेज़ होता है तो इस फेज़ में क्या होता है कि आपको ये देखना है कि इस फेज़ में क्या चीज़ें बदलाव हो रही थी, ठीक है ना। तो इसको एक ट्रांजिशन का फेज़ कहा है हिस्टोरियंस ने, ठीक है। कि ये एक ट्रांजिशन का फेज़ है और इस ट्रांजिशन के फेज़ में जो है आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, हम इसको 3 हेडिंग्स के थ्रू जो है पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले तो आप देख रहे हैं कि इस टाइम में क्या है कि मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। आप देखेंगे कि 1757 में जो है प्लासी के वॉर के बाद और 1764 में बक्सर वॉर के बाद, ठीक है ना, ये 2 वॉर्स भी इम्पॉर्टेंट है। और एक और वॉर जो है हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं बीच में, हाँ, 1761, ठीक है ना, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, है ना, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है ना। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे किसके किसके बीच हुआ है।
ठीक है ना, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये बहुत ही वाटर मार्क जो है माना जाता है इसको। फिर 1765 में आपको बक्सर का वॉर दिखेगा, ठीक है। ये 3 वॉर जो है आप देखेंगे कि रेगुलरली जो है हुए हैं, और उसमें क्या है कि जो बदलाव है वो क्या दिखा कि यहाँ से जो जो एक सीट ऑफ पावर थी, एक सेंट्रल उसकी इंडिया में, वो आपको देखने को मिलेगा कि वो एक वो परमानेंटली जो है वो कोलैप्स में चला जाता है, और 1857 तक जो है ये एक सस्पेंशन के रूप में रहता है। जब पावर जो है ये जो प्रैक्टिकली जो पावर है वो हो गया था, मतलब 1757 के बाद जो है जो मुग़ल इम्पेरर्स थे, मुग़ल राजा जो थे वो बेसिकली ब्रिटिशर्स के पेंशन पे जी रहे थे, ठीक है ना। और 1857 के बाद वो पेंशन भी बंद कर दी गई 1857 के रिवोल्ट के बाद, ठीक है ना। तो आप ये एक चीज़ जो है आप ध्यान रखेंगे कि क्या बदलाव हो रहा था। तो आप पहला जो है हमारा ये है कि मुग़ल एम्पायर का जो है डिक्लाइन हो रहा था, ठीक है ना, 18th सेंचुरी में। ये 18th सेंचुरी का ही जो है फेज़ है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर ये डिक्लाइन हो रहा है तो क्या हो रहा है, फिर रीजनल स्टेट्स का जो है इमरजेंस हो रहा है ना, हैदराबाद, बंगाल, ठीक है ना, अवध, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप इनको देखेंगे कि आप जो है रीजनल स्टेट्स का जो है उदय हो रहा है, सीट ऑफ पावर जैसे ही ब्रिटिशर्स छीन ले रहे हैं दिल्ली का, तब वैसे, ठीक है ना। और उसके बाद हम थर्ड फेज में जो है वो देखेंगे ब्रिटिश एम्पायर के फाउंडेशन के बारे में, और इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको देखेंगे कि इनिशियल ईयर्स में ब्रिटिश एम्पायर का जो है नेचर कैसा था, है ना, क्या चीज़ें बदलाव हो रही थी, क्या नहीं हो रहा था, ठीक है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले तो जो 18th सेंचुरी है इसके बारे में ट्रांजिशन का जो डिबेट है, ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे। ट्रांजिशन डिबेट बेसिकली डिक्लाइन ऑफ ये टोटल चीज़ों को लेके है, ठीक है ना। तो सिर्फ एक चीज़ नहीं है इस डिक्लाइन का जो डिबेट है ट्रांजिशन वाला, तो इसमें तीनों चीज़ों के बारे में बात की गई है, पर हम इसको स्पेसिफिकली जो है अभी पढ़ेंगे वो डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, और रीजनल स्टेट्स के जो है उदय के बारे में भी हम बात कर सकते हैं, ठीक है। भाषा मैं हिंदी रखूँगा बोलने में, और राइटिंग जो है मैं इंग्लिश रखूँगा। तो इससे ये होगा कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी पढ़ पाएंगे, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी पढ़ पाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें कमेंट करके पूछिए, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है हिस्ट्री विद अमोद कुमार करके, ऐसे ही है, देखो हिस्ट्री विद अमोद कुमार करके जो है एक हमारा टेलीग्राम पे चैनल है, उसको आप फॉलो कर लें, और वहाँ पर भी आप जो है अपने जो सवाल है उसको रख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम फर्स्ट जो है इसका फर्स्ट हम देख रहे हैं, ठीक है ना, फर्स्ट एस्पेक्ट हम देख रहे हैं जो 18th सेंचुरी के बारे में पढ़ने वाले थे, ठीक है। तो फर्स्ट एस्पेक्ट हमारा ये है कि मुग़ल एम्पायर का जो है डिक्लाइन हो रहा था। जैसे कि हमने बात की कि 3 वॉर्स जो है इंपॉर्टेंट हो रहे थे, है ना, और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि ये वॉर जो है किनके बीच लड़ा गया था। 1761 का जो है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है किसके बीच लड़ा गया था, ठीक है। ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कभी कभार एग्ज़ाम में मिलान करने के लिए आ जाता है ये सब, ठीक है। ठीक है, चलिए तो हम फर्स्ट जो है हम देखिए कि इस वाले फेज में हम क्या पढ़ने वाले हैं, और उनमें जो है देखिए इस तरह से जो हिस्टोरियंस हैं, हिस्टोरियंस को जो है हमने हम इसके बारे में एकदम डिटेल में बात करेंगे अभी कि कौन किसके वो है कि पर आपको सिर्फ केवल याद करने के लिए, याद रखने के लिए जो है मैंने वो टर्म्स मेंशन कर दिए हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में कभी कभी मिलान करने के लिए पूछ देते हैं जो नेट का एग्ज़ाम है उसमें। और जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं उनको भी जो है राइटिंग इस वाले लाइन पर जो है लिखने में आसान होगी, ठीक है ना, कि वो जैसे एक प्रॉपर जो है ये फ्लो चार्ट बन जाता है कि आप उसके थ्रू जो है आप अच्छे आंसर राइटिंग जो है कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और तो आप देखिए कि जो मुग़ल एम्पायर है उसका जो डिक्लाइन है, आप देखेंगे कि जब 1707 में जो है औरंगज़ेब की डेथ होती है, उसके बाद क्या होता है कि, और हाँ एक और होमवर्क है आप लोगों के लिए कि आपको 1707 से लेके कम से कम 1757 तक का जो है ना, एक ये देख लीजिए कि कौन सा रूलर किसके बाद में आया था, लीनिएज, ठीक है। अगर ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो पीजीटी दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं और नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और मस्ट है ये,
मस्ट इसलिए है क्योंकि नेट का एग्ज़ाम ऑलरेडी 2 बार ये सवाल पूछा जा चुका है मिलान करने के लिए और वो क्रोनोलॉजिकली सजाने के लिए, ठीक है ना। 2 बार सवाल पूछा जा चुका है इस पीरियड से, ठीक है, नेट के एग्ज़ाम में। तो आप क्या है कि आप इस वाले उसको छोड़ेंगे नहीं, और इसलिए नहीं छोड़ेंगे कि अब 2 बार पूछे हैं तो और भी पूछ सकते हैं, अगली बार भी पूछ सकते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत चीज़ें नहीं है पूछने के लिए, बहुत ही रिपीटेड थीम्स पूछते हैं लोग, ठीक है ना। चलिए हालांकि हम वो क्वेश्चन पेपर जब आपको नेट का जो है क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करके दिखाएंगे आपको आंसर कीज के थ्रू, तो हम उस समय जो है और भी उसके थ्रू पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। जो इसमें इसलिए चीज़ें छूट जाएंगी उनके बारे में। चलिए, पहली बात यह है कि 1707 से लेकर औरंगजेब के डेथ के बाद 1757 में जो है आप देखेंगे कि बहुत सारे रूलर्स हैं, है ना। और इसमें जो है आप देखेंगे कि एक मोहम्मद शाह ही है जो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जो है रहा है, ठीक है ना, मोहम्मद शाह। उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत ही छोटे छोटे टाइम पीरियड में 6 महीने, साल भर, 2 साल में ये रूलर्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आप देखेंगे कि एक जो है एक इंस्टेबिलिटी जो है कंटिन्यूसली जो है बना हुआ था, ठीक है ना। मतलब एक ऐसा था कि वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था कि भाई वॉर ऑफ सक्सेशन क्या होता है, सत्ता के लिए जो है ये करते हैं कि जैसे मान के चलिए कि जो दावेदार हैं, अगर मान के चलिए 2 दावेदार हैं तो आपस में लड़ेंगे और लड़ने में जो जीतेगा वो राजा बनेगा, ठीक है ना। इस तरह से वॉर ऑफ सक्सेशन जो है चलता था। आप इससे बहुत ही ज़्यादा अवेयर होंगे, क्योंकि अगर आपने मुग़ल इंडिया अच्छे से पढ़ा है, अभी हमारे चैनल पे अभी मुग़ल इंडिया हमने नहीं पढ़ाया है आपको, सिर्फ मुग़ल आर्किटेक्चर पढ़ाया है, और वो वाला मुग़ल इंडिया का फेज़ आपके लिए बचा हुआ है, और वो उसमें 5-6 वीडियोस कम से कम बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो आपका आएगा वो वीडियोस, आप पेशेंस रखिए थोड़ा। पहले हम मॉडर्न में कुछ चैप्टर्स जो है कर लें, ठीक है ना। उसके बाद मेडिवल एंसेंट भी मैं करवाऊँगा, पूरा करवाऊँगा, आप फिक्र मत करिए, ठीक है। तो आप देखिए कि इसके लिए क्या है कि इतिहासकारों ने औरंगजेब को जिम्मेदार ठहराया, ठीक है, कि भाई औरंगजेब की जब वो जिंदा था तो औरंगजेब जो है वो उसकी जो पॉलिसीज़ थी रिलीजियस पॉलिसी, ठीक है। तो रिलीजियस पॉलिसी में आपको पता है कि जो इसने जो है दोबारा से जजिया री इम्पोज कर दिया था, है ना, री इम्पोजिशन ऑफ जजिया, ठीक है। यहाँ पर आपको एक और काम दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए कि ये री इम्पोजिशन जो है कब हुआ था जजिया का, ठीक है। औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। तो और भी इसकी जो पॉलिसीज़ थी उसको खासकर ईश्वरी प्रसाद ने, एक इतिहासकार हैं ईश्वरी प्रसाद, उन्होंने ये कहा कि औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसीज़ थी वो जिम्मेवार थी, क्योंकि यहाँ के जो है जो आम जनमानस हैं उनके ऊपर जो है बहुत ही मतलब नेगेटिव पर्सपेक्शन जो है उसके लिए जो है डेवलप कर दिया था इसमें, ठीक है। बाकी के और भी इतिहासकार हैं वो ये कहते हैं कि जो डेक्कन पॉलिसी थी इसकी, मतलब आप ये देखिए कि डेक्कन है ये, ठीक है ना। तो ये जो कॉन्क्वेस्ट, ये वाला एरिया जो है कॉन्क्वेस्ट करने का लगातार कोशिश कर रहा था ये औरंगजेब, ठीक है ना। और लंबे समय तक जो है डेक्कन कैंपेन पर रहता था। इससे क्या हुआ कि जो दिल्ली था वहाँ सीट खाली था और वहाँ पर पार्टी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होने लग गई, है ना, कि भाई वो अलायंस जो है वो नोबल्स आपको पता होगा कि जो उमड़ा वर्ग होता है हिंदी मीडियम वालों के लिए, उमरा वर्ग, ठीक है ना। तो जो नोबल्स होते थे बेसिकली इनके मंत्री परिषद में जो लोग थे वो, ठीक है ना, तो उनके बीच जो है पार्टी पॉलिटिक्स चलने लग जाती थी। और इस वजह से क्या है कि ये जो है उतना कोऑपरेशन इसको नहीं मिल रहा था, ठीक है ना। प्लस इसमें एक तो बात ये हो गई कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट है वो, फिर दूसरा ये है कि डेक्कन पॉलिसी में जो है ना इसने बहुत सारा धन लुटाया, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ट्रेजरी खाली कर दी इन्होंने डेक्कन पॉलिसी में। और रिज़ल्ट क्या हुआ, अभी हम इसके बारे में और बात करेंगे। रिज़ल्ट क्या हुआ कि ये जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, जो डेक्कन का जो है एरिया है यहाँ से बहुत ज़्यादा इसको फर्टाइल है भी, तो वहाँ पे जो लोकल रूलर्स हैं वो प्रॉपरली जो है इनको वो पे नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। तो रेवेन्यू का भी लॉस हो रहा था इसकी वजह से, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि ये एक औरंगजेब को जो है वो रिस्पॉन्सिबल माना इन लोगों ने, ठीक है। दूसरा इतिहासकारों का दूसरा खेमा जो है वो ये मानता है कि ये औरंगजेब की जो एक पर्सनालिटी के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में ऐसा नहीं था, और ये सिस्टम का फेल्योर था रैदर देन पर्सनालिटी, ठीक है ना। ये मुग़ल सिस्टम जो है उसका फेल्योर था। दूसरे तरह के जो इतिहासकार हैं उनका ये मानना है, और इसमें बहुत सारे लोगों के नाम मैंने अभी आपके लिए मेंशन कर रखा है, नीचे लिखा हुआ है, आप याद कर सकते हैं, चाहे देख सकते हैं उसको। हम यहाँ पर जो है वो बात करेंगे, ठीक है।
वॉर ऑफ सक्सेशन की हमने ऑलरेडी बात कर ली, क्योंकि कोई भी एक लॉ नहीं था, क्या ये कोई भी एक कानून नहीं था, कोई रूल नहीं था कि राजा कौन बनेगा। इसलिए अगर रूल नहीं है तो क्या है कि अगर 5 लोग हैं तो पाँचों लोग आपस में लड़ेंगे कि मैं राजा बनूंगा तो मैं राजा बनूंगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ये फिक्स होता कि जो भाइयों में सबसे जो बड़ा होगा वो राजा बनेगा, तो ये फिक्स हो जाता है ना कि यही राजा बनेगा, तो इसका जो फिर बड़ा वाला बेटा होगा वो राजा बनेगा। तो इस तरह का लॉ नहीं एग्जिस्ट कर रहा था। तो यहाँ पर जो है वॉर ऑफ सक्सेशन कभी भी एक पूरा, जब राजा कोई बीमार हो जाता था या फिर मर जाता था, तो क्या है कि उसके बच्चे लड़ मर के आपस में मर जाते थे बहुत सारे, ठीक है ना। वॉर ऑफ सक्सेशन जो है तो कोई डेफिनेट लॉ नहीं था, तो इसलिए जो है हम ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा सा बात कर चुके हैं। तो इसलिए क्या है कि ये डिक्लाइन हुआ, ठीक है ना, कि कोई स्ट्रॉन्ग जो है रूलर इस वजह से सत्ता में नहीं आ पाया, ठीक है। सेकेंड जो थॉट है इसमें, सेकेंड लाइन ऑफ आर्गूमेंट ये है कि मुग़ल आर्मी जो था ना उसमें कोई बहुत मेजर रिफॉर्म नहीं हो रहे थे, ठीक है ना। हम अभी इसके बारे में और बात करेंगे डिटेल में। तो इसका ये मानना था कि जो मुग़ल आर्मी थी उसमें रिफॉर्म नहीं हो रहा था। रिफॉर्म कहने का मतलब कि कोई बहुत बड़ा जो है बदलाव नहीं हो रहा था। जो पुराने समय में चल रहा था, बाबर के समय से जो मिलिट्री का जो रैंक था या जो भी चीज़ें थी वही चली आ रही थी, कोई नया इन्वेंशन नहीं हो रहा था उसमें, ठीक है ना। और उससे क्या हुआ कि उसमें जो देखो क्या होता है कि कोई भी रूल, कोई भी लॉ आता है ना, तो क्या होता है कि थोड़े दिन बाद जो है ना लोग उसका जो क्या कहते हैं उसका तोड़ निकाल लेते हैं करप्शन करने का, ठीक है ना। आप सीधा समझिए, तो अगर तोड़ निकाल लेंगे करप्शन तक का, तो क्या है कि कोई भी लॉ जो है थोड़े दिनों बाद जो है रिडंडेंट हो जाती है, बेकार हो जाती है ना, वो कोई काम की नहीं रहती है। तो इस वजह से क्या है कि इन्होंने कहा कि ये कोई रिफॉर्म जो है मिलिट्री में नहीं देखने को मिला। सेकेंड लाइन ऑफ आर्गूमेंट ये है कि ये कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, जैसे फायर आर्म टेक्नोलॉजी है, फायर आर्म टेक्नोलॉजी मतलब वही बम वाला, है ना। तो जो फायर आर्म टेक्नोलॉजी लेकर जो है बाबर आया था, बाबर ने सिकंदर लोदी को हराया था, आपको पता होगा कौन सा बैटल था वो, एक बार हमको आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। ये सब एग्ज़ाम्स में आते हैं, ठीक है, मिलान करने वाला आपको दे देगा, है ना। तो इसमें क्या है कि बाबर ने जो है जब बम और गोलों का इस्तेमाल किया था उस तरह से, तो वो उस समय नया था इंडिया के लिए, ठीक है ना। तो नया था इसलिए वो सुपीरियर था, और सुपीरियर था तो इसलिए उसको यहाँ पर जो है वो विक्ट्री मिली, ठीक है ना, यहाँ पर जीत पाया वो, ठीक है, जो लोकल रूलर से। लेकिन यही चीज़ें जो है सेम चीज़ जो है अप्लाई होते हैं ब्रिटिशर्स के टाइम, ठीक है ना। ब्रिटिशर्स के पास कैनन थे, आपको पता होगा, कैनन मतलब तोप, है ना, इस तरह का होता है एक चीज़, है ना, और इसमें से गोले निकलते हैं, ठीक है। तो जो कैनन होता है वो कैनन का इस्तेमाल जो है ब्रिटिशर्स ने किया, लेकिन क्या है कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो मुगल्स में नहीं हो पाया, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि एक और लाइन ऑफ आर्गूमेंट है कि जो हिस्टोरियंस है वो कहते हैं कि जो एबल कमांडर्स हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े जो है वो मिलिट्री लीडर्स जो है नहीं हुए इस समय में, ठीक है ना। जैसे मान सिंह, राजा मान सिंह थे, उस तरह के बड़े लीडर्स जो है नहीं हो पाए, ठीक है। तो इसलिए भी क्या है कि इनको हराना आसान हो गया ब्रिटिशर्स के लिए, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि इंटरनल रिवेलियंस हुए थे, है ना। इंटरनल रिवेलियंस में कौन थे, जैसे जाट रिवेलियन, सिख रिवेलियन, इन सब में क्या था, बेसिकली अग्रेरियन रिवोल्ट थे, ठीक है ना। तो अग्रेरियन रिवोल्ट बेसिकली जो है वो किसानों का आंदोलन था, ठीक है ना, किसान जो है वो विद्रोह था, ठीक है ना। तो इससे भी जो है मुगल सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा वीक पड़ गया, ठीक है। उसके बाद जो है अलग हिस्टोरियंस है वो ये कह रहे हैं कि वो मराठा जो है इन्वेजन्स है ना, इन्वेजन्स जो है वो बाहरी आक्रमण है ना, वो भी इसके लिए प्रोमिनेंट था। जैसे कि मराठास का जो है इन्वेजन हुआ, है ना, उसके बाद नादिर शाह का इन्वेजन हुआ, अहमद शाह अब्दाली का जो है इन्वेजन हुआ, ठीक है ना। तो आप जो है ये मतलब आप देखिए कि इतने सारे जो है आप ये है, अगर ग्रेजुएशन के आप बच्चे हैं तो आपको क्या है कि अब जब आंसर लिख रहे हैं तो आपको इस तरह से एक फ्रेम बनाना है आंसर के लिए, ठीक है ना। और इसी के अकॉर्डिंग जो है एक एक पैराग्राफ जो है सबके ऊपर जो है लिखना है, आपको बताना है, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप साथ साथ चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ और जो बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, आप कोशिश करिए कि आप अपनी जो है भाषा में उसका नोट्स बनाइए, क्योंकि इसको मतलब जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो ऐसा है कि एक एक्सपीरियंस के बाद आता है, काफ़ी दिनों के एक्सपीरियंस होते हैं पढ़ाने का, और उसके बाद जो है मैं बोल रहा हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपके पीपीटी में लिखा हो, ठीक है।
पीपीटी में वही चीज़ें लिखते हैं हम, जिससे आपको एक्सप्लेन करने में आसान हो और चीज़ें जो है आपको याद रहे, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें पीपीटी में नहीं लिखी जा सकती है। तो चलिए, इसके बारे में आप ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि भाई जदुनाथ सरकार वैसे मिलान करने वाले अगर आ जाएँ तो आप इस तरह से आप बता सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के बच्चे हैं तो आप बोल सकते हैं कि भाई जदुनाथ सरकार ने कहा कि वीक रूलर्स थे और जो एबल कमांडर्स थे वो बहुत कम थे, ठीक है ना, डेर्थ ऑफ एबल कमांडर्स, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑलरेडी मैंने ऊपर समझा दिया है। आप चाहे तो इसको बैक करके पढ़ ले, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है कि वही चीज़ें मैं दोबारा रिपीट करूँ। टीजीपी स्पीयर कहते हैं, देखिए यहाँ पर एक चीज़ पॉइंट ये है, टीजीपी स्पीयर जो है एक इतिहासकार हैं, ठीक है ना, जिन्होंने इनका क्रिटिक किया जदुनाथ सरकार के जो ये आर्गूमेंट है कि कोई कमांडर जो है बड़े नहीं थे, है ना, उसका उन्होंने कहा कि कोई डर्थ नहीं था कमांडर का, कोई मतलब ऐसा नहीं था कि कमांडर्स कम थे। उन्होंने बहुत सारे लंबे एक लिस्ट बना दी, जिसमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नाम जो है आपके लिए यहाँ डाल दिया है, ठीक है, सफदरजंग और जय सिंह का, ठीक है। बट क्या है कि ये कहते हैं कि भाई मतलब कमांडर्स तो थे, पर प्रॉब्लम ये थे कि वो पिटी पॉलिटिक्स में जो है वो लगे हुए। जैसे हमने कहा कि वो इंटरनल पॉलिटिक्स कर रहे थे कि भाई हमें ज़्यादा वो मिले, है ना, क्या कहते हैं कि इंपॉर्टेंस मिले, है ना, रूल में, ठीक। तो इसलिए वो आपस में ही पॉलिटिक्स करते थे, ठीक है ना। इसलिए क्या हो कि इंस्टीट्यूशनल फेल्योर हो गया ना, इंस्टीट्यूशन कोलैप्स कर गया, ठीक है ना, क्योंकि उसमें जो आपसी जो मतभेद है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होती है किसी भी सिस्टम को सर्वाइव करने के लिए, ठीक है ना। ये टीजीपी स्पीयर ने कहा है। उसके बाद अब देखेंगे कि हम उसमें से एक एक चीज़ों को जो है डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। जैसे इंस्टीट्यूशनल फेल्योर्स में क्या क्या हमने इन सब के ऊपर में बात की है। वॉर ऑफ सक्सेशन जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। मुग़ल आर्मी के बारे में अब बात करते हैं। इसमें सबसे पहला नाम जो है वो जेएफ रिचर्ड्स का है, ठीक है ना। ये नाम आप ध्यान रखेंगे, जेएफ रिचर्ड्स, सतीश चंद्रा, एमएथ अली, ठीक है ना। और इनके जो आर्गूमेंट है उसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने वो हाईलाइट कर दिया है। मिलान करने के लिए आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है ना, नेट के एग्ज़ाम में। और जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं उनके लिए मैं यहाँ पर ये पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप चाहे तो लिख सकते हैं आप अपने साथ साथ जो है। तो आप देखिए कि क्या है कि जेएफ रिचर्ड्स जो है उन्होंने कहा कि जो मुग़ल एम्पायर था वो एक वॉर स्टेट था। वॉर स्टेट कहने का मतलब कंटिन्यूसली वॉर हो रहा था, ठीक है ना। 1526 से लेके आप देखेंगे कि 1757 तक कंटिन्यूसली वॉर हो रहा था, ठीक है ना। मतलब बार बार जो है कहीं ना कहीं वॉर होता ही था। और वॉर होता तो क्या है कि इनका जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी था वो मतलब मिलिट्री माइट पर जो है इनका डेवलप करता था। मतलब ये है कि आप देखेंगे कि जो 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी का जो मुग़ल एम्पायर था वो वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट एम्पायर था वर्ल्ड में, ठीक है ना। मतलब हमने पहले भी अगर आपके बारे में ट्रेड एंड कॉमर्स वाला वीडियो मैंने डाला था मिडिवल का, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देखिए एक बार। तो मैंने उसमें एक पॉइंट समझाया था कि जब आर्किटेक्चर जो है आप देखेंगे कि हम जब उस समय मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि आर्किटेक्चर जो मुग़ल इंडिया में इतना ज़्यादा क्यों मतलब सोफिस्टिकेटेड था और इतने खर्च कर रहे थे, क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी रिसोर्स था और वन ऑफ द माइटीएस्ट एम्पायर थी मतलब मुग़ल इंडिया जो है उस समय की, ठीक है ना। और इस वजह से क्या है कि रिसोर्स था, तो क्या है कि रिसोर्स से जो है बहुत सारी चीज़ें जो वैसे की जो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था उनके लिए और किसी के बस की बात नहीं थी उस समय, ठीक है ना। तो जेएफ रिचर्ड्स का मानना था कि ये मुग़ल इंडिया एक वॉर स्टेट थी और इनकी जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी थी, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे इसके लिए। सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी को आप हिंदी में लिखेंगे तो इसको केंद्रीकरण, ठीक है ना, ये आप लिख सकते हैं इसके लिए हिंदी। तो इन्होंने ये कहा कि जो एक सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी थी वॉर स्टेट के कारण थी इनकी, ठीक है ना। और यही जब वॉर स्टेट जो है मिलिट्री इन्वेंशंस जब कम हो जाती है तो फिर इनकी सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी भी घटने लगती है और इस तरह से एम्पायर का जो है वो डिक्लाइन होता है, ठीक है ना। और जो इनकी मिलिट्री अरिस्टोक्रेसी थी, मतलब जो मिलिट्री वर्ग था, ठीक है ना, वो मनसब सिस्टम पर था, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूँ, जो कि पैट्रन क्लाइंट जो है रिलेशनशिप पे था। पैट्रन क्लाइंट मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई आप सपोज करिए कि आपका एक केस है, ठीक है। मतलब सपोज करिए कि कोई आपके खिलाफ़ केस कर दिया है, आपने किसी के खिलाफ़ केस किया है, तो क्या होता है कि आप
अपनी जगह एक वकील हायर करते हैं जो आपकी बातें जज तक पहुंचाता है, ठीक है ना। तो आप क्या है, उस वकील के क्लाइंट हैं, ठीक है ना, और आपका वो पैट्रन है, आपकी बातों को वहाँ रख रहा है, ठीक है ना, या आपके बदले में वो काम कर रहा है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि मुगल सिस्टम में जो है मनसब सिस्टम भी इसी तरह का एक सिस्टम था, जिसमें क्या है कि जो मिलिट्री, जो स्टैंडिंग आर्मी मुग़ल एम्पायर को मेंटेन करना था वो मेंटेन नहीं कर रहे थे, वो मनसबदार मेंटेन कर रहे थे। मनसबदार क्या होता था, इसमें एक जाट होता था और एक सवार होता था, ठीक है। ये मेन होते थे और ये हॉर्स या और अदर जानवर जो है, जो भी है वो होते थे, ठीक है ना। और यूजुअली क्या है, ये इसका डबल होता था, ठीक है ना, मतलब जाट अगर एक होता था तो सवार 2 होता था यूजुअली, ठीक है ना। 10 और रैंक जो है आपका इससे डिफाइन होता था, अगर 10 रैंक है तो 10 आपको घोड़े मेंटेन करने हैं, या जो भी जानवर स्पेसिफाइड है वो, ठीक है ना। हालांकि मनसब सिस्टम आपको पढ़ाएंगे तो बहुत ही डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, और भी इसके चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हमने अभी मुगल इंडिया के लेक्चर्स अपलोड किए नहीं हैं, अब बस एक आपको बैकग्राउंड बताने के लिए जो है मैंने ये एक्सप्लेन किया है। तो इस तरह से क्या है कि राजा खुद जो है वो आर्मी जो है मेंटेन नहीं कर रहा है, वो किसी और के थ्रू आर्मी मेंटेन कर रहा है, वो व्यक्ति जो है राजा के बदले लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप जो है डेवलप हो रहा है, ठीक है। और इसमें आप मतलब आप देखेंगे कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी कोई लॉयल्टी नहीं है राजा के लिए कि भाई वो हमारे राजा हैं, और ऐसा मतलब वो रेस्पेक्ट और लॉयल्टी नहीं है, बल्कि ये एक इनका जो है एक लिवलीहुड का एस्पेक्ट है ना। 10 रैंक है तो इसके बदले इनको कुछ दिया जाता था, अगर जागीर दी जाती थी या फिर जो भी कैश पेमेंट है वो दिया जाता था, ठीक है ना। तो ये एक पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप थी, जो आप देखेंगे कि पर्सनल लॉयल्टी पे नहीं था, मतलब डिपेंडेंट, ठीक है। और इसमें क्या है कि आप देखेंगे कि इसमें कोई एक्सपेंशन नहीं होता है, आगे चल के कोई इन्वेंशन नहीं होता है, कोई एक्सपेंशन नहीं होता है, इसलिए क्या है कि सिस्टम में रप्चर पड़ जाता है, ठीक है। जब सिस्टम में रप्चर पड़ जाएगा, इस वाले सिस्टम में अगर रप्चर पड़ जाएगा, कैसे पड़ेगा हम बात करेंगे बाद में ना। इसमें बहुत करप्शन होने लगता है मनसबदारी में, ठीक है ना। लोगों को हज़ार रैंक का मनसब दे दिया जाता है और वो 1000 घोड़े वो मेंटेन करते ही नहीं, 200-300 घोड़े मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। और पैसे वो 1000 घोड़े का ले रहे हैं, तो क्या है कि करप्शन होगा, तो करप्शन होगा तो ऑलरेडी ये सिस्टम ख़राब हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जेफ रिचर्ड्स का एक्सप्लेनेशन आप ध्यान रखेंगे कि जो मुगल इंडिया था वो एक वॉर स्टेट था, और जो एक सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी थी उसकी, वो मतलब एक पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप पे था, जो कि हमेशा वॉर पे डिपेंडेंट था, ठीक है ना। एक मिलिट्री माइट पे जो है इसकी डिपेंडेंट थी, और इसलिए जो है जब ये चीज़ें ख़राब हुई और ये चीज़ों में रप्चर पड़ा तो मुगल भी डिक्लाइन हो गया, मुगल एम्पायर का भी डिक्लाइन हो गया, ठीक है। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद चलिए सेकंड जो है हम आर्गूमेंट आप देखेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और एक्सप्लेन करना रह गया है कि जो रूलिंग क्लास थी, ठीक है ना, इस वक्त की, वो क्या था, मतलब उसमें देखिए, आप देखिए रूलिंग क्लास हमने बात की थी पहले कि जो हमने, अगर आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ाया होगा, आपने अगर लेक्चर देखा होगा दिल्ली सल्तनत का, उसमें हमने डिटेल में जो है डिस्कस किया था, ठीक है ना। जो उमरा वर्ग है उसके बारे में कि कौन कौन से जो है वर्ग होते थे उसमें, ठीक है ना। बेसिकली जो मंत्री परिषद होते थे और जो पावरफुल मिलिट्री वगैरह होल्ड करते थे, मिलिट्री ऑफिसर्स, ठीक है। इसमें बेसिकली 2 ग्रुप थे, ठीक है ना। रूलिंग क्लास जो थी, 2 ग्रुप थी, ईरानी और तुरानी, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है ना। कभी भी मैं इसीलिए समझा रहा हूँ कि कभी भी देखो, समझ लोगे तो आप कभी भी एग्ज़ाम में ना आप अपना दिमाग चला लोगे कि वो अगर हटाने के लिए या चुनने के लिए कहेंगे तो आप चुन लोगे, ठीक है ना। आप याद करोगे तो याद नहीं रहेगा, इसकी गारंटी है। समझ जाओगे तो फिर वो आप कर सकते हो चीज़ें, है ना। तो ईरान का मतलब क्या है कि ये ईरान के एरिया से थे, ठीक है ना। बेसिकली जो पर्शियन स्पीकिंग लोग थे, पर्शियन स्पीकिंग लोग थे, और ये बेसिकली शिया को मानने वाले थे, ठीक है ना। शिया वाले मतलब शिया समुदाय के लोग थे, ठीक है ना। जो तुरानी थे ये टर्किश बोलने वाले लोग थे, ठीक है ना, तुर्की बोलने वाले लोग थे। तो आपको पता होगा कि टर्किश अगर बोल रहे हैं तो कहाँ के होंगे, ऑलमोस्ट वो टर्की के रीजन से होंगे, और जो पर्शियन बोलने वाले हैं वो पर्सिया के रीजन के होंगे। ईरान जो है उस वाले रीजन का होगा, ईरान इराक ये सब, ठीक है ना। और ये जो है ये सुन्नी ओरिजिन के थे, ठीक है ना। और इसी
क्लान से जो है मुगल्स बिलोंग करते थे, ठीक है ना। और मुगल्स का आप देखेंगे कि क्या है कि अकबर बहुत सारा ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आता था जिसमें वो अपने ही क्या कहते हैं, आप समझ रहे हैं ना, जात भाइयों को नहीं पूछता था, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि ये लोग बहुत नाराज़ रहते थे उससे, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि आगे चल के क्या होता है कि जब अकबर और उनके जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि जो अदर जो रूलिंग क्लास थे उनको भी इंक्लूड करने स्टार्ट करते हैं, है ना। एक उनमें से अफ़गान्स थे, ठीक है ना, शेखजादास थे, शेखजादास, ठीक है ना। उसके बाद इंडियन मुस्लिम्स थे और डेक्कनी ग्रुप्स थे, ठीक है ना। डेक्कनी ग्रुप से मतलब ये है कि वो बेसिकली डेक्कन के थे, है ना। अगर हम ये रफ मैप बनाते हैं तो ये इधर से बिलोंग करते थे, ठीक है ना। तो इनका आप देखेंगे कि हिंदूज़ में आप देखेंगे कि ये राजपूत थे, मराठास थे, ठीक है ना। और डेक्कनी ग्रुप को जो है इंट्रोड्यूस जो है औरंगजेब करता है, ठीक है ना। और इनका जब एडिशन होता है ना इस वाले सिस्टम में, तो क्या होता है कि एक मतलब चेंज आता है, ठीक है ना, बहुत मतलब ड्रामेटिक चेंज आता है। और उस ड्रामेटिक चेंज से क्या होता है कि एक कॉन्ट्रडिक्शन जो है इनके बीच में और इनके बीच में होने लगता है, ठीक है ना। तो हमने क्या बात की थी कि जब औरंगजेब डेक्कन में अपना एक्सपीडिशन करता है, वॉर लड़ता है, तो क्या है तब यहाँ दिल्ली में पार्टी पॉलिटिक्स चल रही होती है कि कौन कितना जो है इन्फ्लुएंस करेगा, वो यही फेज़ था, ठीक है। और इस फेज़ में क्या होता है कि मतलब ये अतर अली कहते हैं कि ये जो बदलाव हुआ था इससे इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन जो है जन्म लिए थे, है ना, आपसी मतभेद जो है होने लगे थे। एम अतर अली, ठीक है, नाम याद रखिएगा, आगे भी इनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो मनसबदारी सिस्टम था उसमें जो बदलाव आ रहे थे उसमें क्या है कि आप मतलब 80% जो जगह थी वो मनसबदार के अंडर में थी, ठीक है। अब क्या है कि इसमें देखो क्या होगा कि अगर इसमें इंक्रीज़ नहीं होगा, एरिया में इंक्रीज़ नहीं होगा और मनसबदार में इंक्रीज़ होगा, एरिया उतना ही है और मनसबदार में इंक्रीज़ हो रहा है, तो क्या है कि ऑलरेडी क्या है कि इनके बीच में कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है ना, कि हमको ज़्यादा मनसब चाहिए तो हमको ज़्यादा मनसब चाहिए। तो इसलिए भी जो है इस समय परेशानी जो है स्टार्ट हो रही थी, ठीक है। और ये जो टेंशन हो रहा था, इस टेंशन में जो है वो जागीरदारी क्राइसिस इमर्ज होता है, ठीक है ना। जागीरदारी क्राइसिस जो है इमर्ज होता है और ये इस कंसेप्ट को जो है सतीश चंद्रा ने दिया है। ये लिखा हुआ है आपके इसमें, है ना, आप देखिए सतीश चंद्र जागीरदारी क्राइसिस, ये यूजीसी नेट वाले बच्चों के लिए लिखा हुआ है। और जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये जो है मैं ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए कर रहा हूँ और स्पेशली, ठीक है ना, कि आपको आंसर राइटिंग करने में आसान हो, ठीक है। और याद जो है आपको रहेगा ज़्यादा समय तक, जो मैं अगर एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो उसको। चलिए तो हम देखते हैं जागीरदारी क्राइसिस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जो सतीश चंद्रा है वो ये बताते हैं कि इस समय क्या हुआ कि जो अनयूजुअल इंक्रीज हुआ किन में, मनसबदार्स की। लेकिन क्या है, लैंड जो है वो तो लिमिटेड था। लैंड अगर लिमिटेड है, लैंड का एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन इंक्रीज होगा किनके, मनसबदार्स के, है ना। और कंपटीशन इंक्रीज होगा तो क्या है कि इंटरनल जीलेसी होगी, ठीक है ना। और फिर पार्टी पॉलिटिक्स होगी और एक दूसरे का वो क्या कहते हैं, वो लॉबिंग होगी, ठीक है ना, कि भाई हमारे पार्टी में आ जाओ, हमारे पार्टी में आ जाओ, इस तरह की, है ना। एक तरह के इंटरेस्ट वाले लोग एक जगह जमा होने लगेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि सरकार की रेवेन्यू भी गिरेगी और जो एक इंटरनल स्टेबिलिटी होगी वो भी अनस्टेबल हो जाएगा, है ना, स्टेबिलिटी भी। तो इसलिए जो है जागीरदारी क्राइसिस इसको सतीश चंद्रा ने कहा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि अतर अली हैं, एम अतर अली, इसके हमने ऊपर बात करी है अभी थोड़ी, और अभी थोड़ा और बात करने हैं। इन्होंने कहा ना, एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया इन्होंने ये कहा कि जो 17th 18th सेंचुरी है ना, इस समय क्या हुआ कि जो यूरोपियन मार्केट एक्सपेंशन, अगर आपने यूरोप की हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो मैं थोड़ा सा आपके लिए बैकग्राउंड दे देता हूँ, ठीक है। देखो
16th 17th सेंचुरी। आपको पता है, आपने बचपन से पढ़ा होगा कि वास्को डी गामा भारत कब आया, तो 1498, ठीक है, आपको पता होगा। और इस तरह से कि आप देखेंगे कि 15th सेंचुरी और 16th सेंचुरी में एक एज ऑफ डिस्कवरीज हुआ, ठीक है ना, ठीक है, एज ऑफ डिस्कवरीज हुआ। इसके बारे में हम कभी फिर से बात करेंगे एक बार, और भी इसके पीछे की बैकग्राउंड, क्यों डिस्कवरीज जो है स्टार्ट हुए, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको मॉडर्न वर्ल्ड का अगर हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें बात करेंगे, अभी डिटेल में नहीं बात कर सकते हैं क्योंकि समय लिमिटेड है। बस आपको समझाना है, एक बैकग्राउंड देना है, इस वजह से मैं अभी अपने कंटेंट को सीमित रखता हूँ, ठीक है। तो एज ऑफ डिस्कवरीज में क्या हुआ कि जो यूरोपियंस हैं, आप देखिए ये हमारा छोटू सा इंडिया है, ये पर्शियन गल्फ है, बस इमेजिन करिए, और ये देखिए ये यूरोप है। अब देखिए इधर हमारा क्या है, साउथ अमेरिका, ठीक है। अब क्या है कि इन्होंने क्या किया कि जो यूरोपियंस थे इस वाले रीजन से, देखिए इस वाले रीजन में क्या हुआ कि ओवर पॉपुलेशन होने लगा, ठीक है ना। और ओवर पॉपुलेशन क्यों होने लगा, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो डेवलप हो रहा था इस वाले रीजन में। और एग्रीकल्चर डेवलप होने से एक माल्थस है, थॉमस माल्थस, ठीक है। थॉमस माल्थस का ये मानना है कि 10 साल का अंतराल होता है इकोनॉमी के इंक्रीज में और पॉपुलेशन के इंक्रीज में, ठीक है ना। अगर एग्रीकल्चर इंक्रीज हो रहा है तो 10 साल बाद पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से क्या है कि जब एग्रीकल्चर डेवलप हुआ तो क्या है कि इस पर्टिकुलर रीजन में और मतलब ये लोग जो है एरियाज़ जो है ढूंढने लगे। तो एरियाज़ ढूंढने में सबसे पहले ब्रिटेन आ गया था, मतलब वो बाद के फेजेस की बात कर रहा हूँ, है ना, कॉलोनियलिज्म की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये वाला पेनिनसुला जो है इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है ना। पोर्चुगल और स्पेन सबसे आगे रहता है ये, और ये डिफरेंट रीजन्स में इंडिया आने की कोशिश करते हैं। क्यों, क्योंकि जो 13th सेंचुरी है, 14th सेंचुरी, उस समय क्या हुआ कि ओटोमन एम्पायर जो है पावर में आता है और ये वाला रूट जो है ब्लॉक कर देता है, ठीक है ना। पूरा ये पैन अफ्रीका जो है और पैन एशिया अफ्रीका जो है ये एम्पायर होता है। और ये वाला जो ये पर्शियन गल्फ से होके मेडिटेरेनियन के होके जो है एक रूट जाती थी, उस रूट का इन्होंने ब्लॉक कर दिया। तो क्या है कि इनके लिए एक अल्टरनेटिव रूट जो है ट्रेड का होने के लिए ये समुद्री जो है यात्रा पर निकलने लगे, है ना। और यात्रा पर निकलने लगे तो उससे क्या हुआ कि नए लोगों से मिले, ठीक है ना। और नई तरह की जो है सिस्टम इन्होंने ईजाद की, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि इसमें प्रॉस्पेरिटी बढ़ी, ठीक है ना। इन लोगों को लगा कि भाई हम तो सबसे ज़्यादा डेवलप हैं, तो ये लग्जरी गुड्स का ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंपोर्ट करने लग गए, ठीक है। लेकिन इससे पहले तक क्या होता था कि मुगल्स इतने पावरफुल और इतने पैसे वाले थे कि बहुत मुगल एम्पायर में जो बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े जो पॉलिटिक्स में पावर होल्ड करते थे, वो लग्जरी आइटम्स बहुत इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना। तब लग्जरी आइटम्स मतलब वाइन या जो भी है, बहुत जो लग्जरियस हमें माना जाता है, वो यहाँ से या कहीं पर भी से जो है यहाँ पर सेंटर्ड होने लगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो उसका डीचैनलाइजेशन होने लगा। इसलिए क्या है कि प्राइस अब क्या है कि मान के चलो कि अगर आप मार्केट जाते हो और यूजुअली अब क्या होता है कि मार्केट जाते हो और सपोज़ करो कि आपको 1 किलो चावल ख़रीदना है और 1 किलो चावल जो है 20 रुपये किलो बिक रहा है, ठीक है। और ख़रीदने वाले 5 लोग हैं, ठीक है। और इसके पास टोटल जो है मान के चलो कि मतलब 100 केजी है इसके पास, ठीक है ना, 1 क्विंटल है। 5 लोग हैं तो क्या है कि 20 रुपये ही दे देगा। अब यही अगर 50 लोग खरीदने आ जाए ना, तो ये कहेगा कि हम 20 रुपये नहीं भाई, हम 50 रुपये देंगे, ठीक है ना, या 30 रुपये देंगे। हालांकि ऐसा करना इंडिया में अलाउड नहीं है, लीगल नहीं है, पर क्या है कि यूजुअली होता है कि अगर लोग खरीदने वाले ज़्यादा हो जाते हैं तो सामान का जो है ये प्राइस जो है ये हो जाता है। और इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं, क्योंकि डिमांड के बढ़ने से जो है प्राइस बढ़ी है, ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ होता है कि डिमांड के बढ़ने से जो है प्राइस बढ़ जाता है। और इस तरह से क्या है कि एक प्राइस रिवोल्यूशन का टाइम आता है और प्राइस राइज होता है। और इससे यहाँ के जो एलिट्स थे, यहाँ के जो बड़े बड़े लोग थे, उनका रहना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, क्योंकि इनको जो है वो एक्सपेंसिव चीज़ों की आदत थी और एक्सपेंसिव चीज़ें जो है आप यूरोप जाने लगी, ठीक है ना। हम इतनी बातें इसलिए क्यों कर रहे हैं क्योंकि आपको अथर अली का ये वाला पॉइंट समझाना है। यूरोपियन मार्केट एक्सपेंशन के कारण जो है प्राइस राइज हो रहा था, ठीक है ना। तो आप समझ गए हैं कि जो
चीज़ें हैं वो यहाँ यूटिलाइज ज़्यादा होने लगा, क्योंकि ये लोग प्रॉस्पेरस होने लगे थे अब, तो इनकी जो है ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल हो गई, क्योंकि अब थोड़ा इनके लिए इनकम, अब मान के चलो कि कोई भी सामान, अगर ये वाइन अगर 100 रुपये लीटर खरीद रहे हों, जस्ट सपोज एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेते हैं, और इनको भी ज़रूरत है तो ये भी खरीदने लगेंगे, तो क्या है कि अब ये भी खरीदेंगे ये भी खरीदेंगे, तो एक ही चीज़ अगर उसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो 100 के बजाय ये 150 रुपये किलो हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। तो क्या है कि इनका तो सैलरी फिक्स है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम है। तो ये अगर मान के चलो कि 300 रुपये में पहले 3 लीटर लेते थे, तो 300 लीटर में अब 2 ही लीटर आता है, तो इनकी ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल होने लग गई थी, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ कि मतलब जो कंपटीशन है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ गया था, ठीक है ना। अथरली एक और पॉइंट करते हैं, बताते हैं कि चलिए हम मिटाते हैं और फिर बात करते हैं। तो अथरली एक और चीज़ कहते हैं कि जो जागीर है, ठीक है ना, उनमें आप देखेंगे कि कंपटीशन बढ़ने से जागीर लेस, मतलब जिनके पास जागीर नहीं था उनकी संख्या बढ़ती है, ठीक है ना। और जो ट्रांसफ़र है जागीर का, वो आप देखेंगे कि बहुत वो हो जाता है, बहुत फ्रीक्वेंट हो जाता है ना। और इससे क्या होता है, इनसिक्योरिटी बढ़ती है। इनसिक्योरिटी किसकी, मतलब एक ऐसा सिस्टम, मतलब एक ऐसा कंडीशन हो जाता है कि लोग सोचते हैं कि यार हमारी जागीर कब छीन ली जाएगी हमें पता नहीं, ठीक है ना। तो एक इनसिक्योरिटी इस तरह की जो है वो डेवलप होती है, ठीक। और ये भी बताते हैं कि जो जमा है और हासिल है, इनमें बहुत बड़ा गैप होने लगता है इस समय, क्योंकि करप्शन बढ़ जाता है, ठीक है। जमा और हासिल आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि जमा वो होता था जो एक एक्सपेक्टेड रिवेन्यू होता था, है ना। एक्सपेक्टेड रिवेन्यू था जो असेसमेंट किया जाता था, है ना। असेसमेंट जो किया जाता था कि भाई कोई भी खेत से इसको 100 रुपये आना है या 100 रुपये का गेहूँ आना है। और हासिल ये होता था कि अगर ये इतना एक्सपेक्टेड है तो इससे जो है आपको 70 रुपये वसूले गए हैं, तो जो ये कलेक्ट करते थे वो हासिल होता था, और जो एक्सपेक्ट करते थे वो जमा होता था, ठीक है ना। आप सीधी बात समझिए। तो 70 रुपये जो है 70 रुपये हासिल होगा और 100 रुपये जमा होगा, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो जमा और हासिल में ये डिफरेंस है, ये रिवेन्यू कलेक्शन का जो है वो था, ठीक है ना। अब कभी भी एग्जाम में पूछ दे तो आपको ध्यान रहना चाहिए। तो इनके पॉइंट आप समझ गए। उसके बाद आप देखिए कि और इसी चीज़ को जो है आगे जेफ रिचर्ड्स फिर से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। कि जो औरंगजेब है ना, तो औरंगजेब ने क्या है कि अच्छा एक चीज़ और कि एक और होता था खालिसा लैंड, ठीक है। ये क्या होता था, खालिसा लैंड होता था। हमने आपको ये पढ़ाया है ना, पढ़ाया है पीछे, आप पीछे के लेक्चर्स देखिए मेडिवल वाले, तो हमने आपको पढ़ाया है। खालिसा लैंड क्या होता था कि जो इम्पेरर के डायरेक्ट कांटेक्ट में था, मतलब यहाँ से जो रेवेन्यू आता था ना वो डायरेक्ट इम्पेरर के ट्रेजरी में आता था, और इसको कलेक्ट करने के लिए एक ऑफिशियल होता था जिसको अमील बोलते थे, ठीक है ना। अमील, अनिल नहीं, अमील, AMIL, ठीक है, अमील। ये ध्यान रखिएगा आप, कभी भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है अमील के बारे में, ठीक है ना। डिफरेंट एग्जाम्स में, UPSC में और UGC नेट के एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे, PGT वगैरह में पूछे जा चुके हैं। तो जो खालिसा लैंड है उसका जो है एक्सपेंशन करता है औरंगजेब, ठीक है ना। मतलब एक्सपेंशन कहने का मतलब क्या है, मान के चलो कि ये हमारा छोटा सा इंडिया है, ठीक है, और यहाँ दिल्ली है, और दिल्ली के इर्द गिर्द का एरिया खालसा लैंड है, ठीक है ना। और जो दूर के एरियाज़ हैं ये जागीर हैं, ठीक है ना। ये जागीरें हैं दूसरे रूरल की, है ना। छोटे छोटे हम अभी एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ही लेंगे, है ना, एग्जैक्ट हम नहीं वो कर रहे हैं। तो क्या करना, औरंगजेब ने क्या किया ना कि वो अपनी जो खालिसा लैंड है ना इसको एक्सपैंड करने की कोशिश की। मतलब क्या है कि ये आगे और ज़्यादा जो है ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन जो है खालिसा लैंड में लाने के लिए वो करने लगा, क्योंकि वो जो जागीर का प्रोपोर्शन है वो घटाने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि इसका जो है ऑलरेडी यहाँ बहुत बड़ा जो है एक्सपेंडिचर हो रहा था डेक्कन एक्सपेंशन में, ठीक है ना। तो उस डेक्कन एक्सपेंशन के लिए जो है जो दक्कन में इसका विस्तार हो रहा था उसके लिए जो है इसने रिसोर्स जो है कम पड़ रहा था, इसलिए खालिसा लैंड का जो है एक्सपेंशन कर रहा था, ठीक है ना। इसको हिंदी में खालसा बोलते हैं, ठीक है ना। खालसा वो वाला पंथ नहीं, ठीक है ना, सिख वाला खालसा नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। ये लैंड है, ठीक है ना, एक टाइप ऑफ जो है असेसमेंट एरियाज थे, ठीक है। तो अब देखेंगे कि जो औरंगजेब ने खालिसा लैंड का जो है एक्सपेंशन किया, इससे क्या है कि जो क्राइसिस था वो आर्टिफिशियल था इसके हिसाब से, जेफ रिचर्ड्स के हिसाब से, ठीक है। ये नेचुरल नहीं था, ये आर्टिफिशियल था। जो क्राइसिस था ये आर्टिफिशियल था। ये जो है ये किसके द्वारा आर्टिफिशियल था, किसके द्वारा किया गया था, तो ये बताते हैं और औरंगजेब की पॉलिसीज़ के कारण हुआ ये, ठीक है ना।
ठीक। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो एक्सपेंशन है वो बीजापुर और गोलकुंडा के रीजन में बहुत ज़्यादा विजिबल है, ठीक है ना। आप अगर एग्जाम्पल आप देना चाहें एग्जाम में तो आप ये बीजापुर और गोलकुंडा का दे सकते हैं, ठीक है ना। और इससे करप्शन जो है मनसबदारी में बढ़ी, ठीक। उसके बाद पीजेंट रिवोल्ट वाला जो है आप पॉइंट देखिए कि इसमें क्या है कि पीजेंट रिवोल्ट या फिर अग्रेरियन क्राइसिस है ना, अग्रेरियन क्राइसिस का जो है इरफान हबीब दे देते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम में आपसे पूछेगा मिलान करने के लिए कि भाई ये वाला क्या था। अग्रेरियन क्राइसिस जो है ये इरफान हबीब का वो है, ठीक है ना। इंटरनल रिवेलियंस को हम अभी करेंगे, इसी में मिक्स करके करेंगे, ठीक है ना। तो अग्रेरियन क्राइसिस वाले पॉइंट को आप समझिए कि इस समय बहुत सारे एग्रीकल्चर रिवोल्ट हो रहे थे, ठीक है ना। पीजेंट रिवोल्ट हो रहा था, जैसे जाट रिवोल्ट हो रहा था, है ना, मराठा, सिख, राजपूत का, है ना, राजस्थान के एरिया में, है ना। तो इतने सारे जो है रिवोल्ट हो रहे थे। रिवोल्ट बेसिकली क्या होता है आप देखिए, मैं एक डिस्टिंक्शन बताता हूँ आपको कि रिवोल्ट में और इन्वेजन में क्या फ़र्क होता है ना। हम लोग अभी ऊपर से बात किए थे ना कि भाई इन्वेजन हो रहा है या रिजल्ट हो रहा है। अब मान के चलिए, देखिए अब देखिए कि अगर ये दिल्ली सल्तनत है, ठीक है ना, और इसके डिफरेंट प्रोविंस है ना, गुजरात है, बंगाल है ना, इस तरह से अलग अलग प्रोविंस हैं। अब सीधे सीधे मान लीजिए, तो अगर यहाँ बंगाल से किसी ने कहा कि हम रिवोल्ट अगर बंगाल से इसने कहा कि हम आपको आपके ट्रेजरी में पैसा नहीं देंगे और हम इंडिपेंडेंट राजा हैं, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक रिवोल्ट, क्योंकि ये एक सेंट्रल अथॉरिटी है, उसके खिलाफ ये बगावत कर रहा है कि हम आप नहीं देंगे पैसे, ठीक है ना। तो ये एक तरह का रिवोल्ट हो गया। अब कोई बाहर से आए, ठीक है ना, इस तरह से कोई बाहर से आए और लूटपाट करके चले जाए, है ना, या फिर ये इसके ऊपर हमला कर दे, ठीक है ना, पावर के लिए, तो वो इन्वेजन होता है, ठीक है ना। तो आप ये एक बेसिक डिफरेंस आप समझिए, ठीक है ना। इन्वेजन्स को हम बाद में करेंगे, पहले जो है हम रिवोल्ट्स को कर लेते हैं, ठीक है। तो जाट, मराठा, सिख और राजस्थान में जो है बहुत सारे जो है वो हो रहा था, ठीक है ना। राजस्थान में राजपूत का जो है रिवोल्ट हो रहा था, ठीक है। तो इससे अच्छा, हिंदी वालों के लिए रिवोल्ट का मतलब क्या होता है एक बार गूगल कर लेना आप प्लीज़, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है हिंदी मीडियम में क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इस तरह से आप देखेंगे अग्रेरियन जो है वो क्राइसिस के कारण जो है ये इरफान हबीब कहते हैं कि अग्रेरियन क्राइसिस के कारण जो है इतने सारे रिवोल्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। और ये इसको एक्सप्लेन भी करते हैं आगे चल के, ठीक है। इनके हिसाब से क्या है कि इम्पीरियल पावर जो है, जो राजा का पावर जब घटने लगा तो क्या है कि पीजेंट जो है स्ट्रांग होने लग गए और पीजेंट ने वैसे ही तेज कर दिया रिवोल्ट, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि जो रिवोल्ट है ये बताते हैं कि रिवोल्ट जो है वो इस वजह से था क्योंकि जो रीजनल पावर था ना वो अपना डोमिनेंस जो है अपनी आइडेंटिटी और रीजन के हिसाब से जो है इम्पोज करने की कोशिश करता था, है ना। एक असर्शन जो है उसका हो रहा था, ठीक है ना। और एक रिएक्शन, मतलब जो राइट विंग के लोग हैं और जो ईश्वरी प्रसाद हैं वो ये भी कहते हैं कि ये रिएक्शन इस तरह का था कि वो औरंगजेब के खिलाफ था, ठीक है ना। उसके बिगोटेड पॉलिसीज़ के, बिगोटेड मतलब जो एक पागलपन वाला पॉलिसी होता है ना, जो रिलीजियस पॉलिसी और बाकी चीज़ों के बारे में अभी हम बात की, तो उसके पॉलिसीज़ के खिलाफ था, ठीक है ना। पर ये पॉइंट उतना सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि आप देखेंगे कि औरंगजेब का जो एक टाइम पीरियड है, मतलब करीब 1658 या 60 है, ठीक है ना। एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, 1660 के आसपास से आप मान कर चलिए कि 1707 तक आप देखेंगे तो इनिशियल कुछ 20-25 ईयर्स तक जो है ना आप देखेंगे कि मतलब एक वैसा था कि शुरू में वो बहुत ज़्यादा मतलब अग्रेसिव था, बहुत ज़्यादा उस तरह का था, ठीक है ना। लेकिन आप देखिए कि ज़्यादातर जो है वो उसकी पॉलिसीज़ थी वो लिबरल ही थी, ठीक है ना। और जजिया कोई बहुत नई चीज़ नहीं थी, जजिया ऑलरेडी हमने बात की थी, है ना, दिल्ली सल्तनत के कंटेक्स्ट में, ठीक है ना, कि उस समय जो है इम्पोज किया गया था और फिर बीच में हटा लिया गया था अकबर के द्वारा, ठीक है ना। तो आप मतलब वो ऐसा है कि मतलब वो एक रेगुलरिटी थी जिसको उसने वो किया था। पर हालांकि इसके लिए जो है आप उसको विलेन नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। वो एक हर एम्पायर का जो है एक फेज़ होता है कि वो पहले उसका जो है वो फाउंडेशन होता है, फिर पीक पर पहुंचता है, फिर डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो ये एक फेज़ के थ्रू ही गुजर रहा था। अब देखेंगे कि जो
इस तरह से अभी अभी जो पॉइंट्स मैंने बताया, तो क्या है कि जो प्रॉपर्टी है आप देखेंगे तो प्रॉपर्टी का एक जो है वो मतलब बराबर से जो है बंटवारा नहीं हो रखा था, ठीक है ना। तो इससे इनइक्वालिटी थी समाज में बहुत, और बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इनइक्वालिटी है, ठीक है ना। इरफान हाबीबी के हिसाब से और क्या चीज़ें हैं कि जैसे लैंड रेवेन्यू जो है वो कंप्रोमाइज़ था, ठीक है ना, एक तरह का। और वो जो है मतलब तो ये कहते हैं कि जो लैंड रेवेन्यू था वो एक कंप्रोमाइज़ पर बेस्ड था, ठीक है ना, कंप्रोमाइज़ था। और कंप्रोमाइज़ किस तरह का था कि जो मतलब पीजेंट और रूलर के बीच में, ठीक है ना, एक कॉम्प्रोमाइज़ था कि भाई उसको सिक्योरिटी दे रहा है, इस एवज में जो है उससे रेवेन्यू जो है लिया जाता था, ठीक है ना। बेसिकली बेसिक आइडिया ये होता है। पर इरफान हाबीबी ये कहते हैं कि जो सरप्लस है वो पूरा का पूरा इंपीरियल ट्रेजरी में नहीं जाता था, ठीक है ना, पूरा का पूरा इंपीरियल ट्रेजरी में नहीं जाता था। इसको हम थोड़ा सा समझाते हैं कि सरप्लस क्या होता है। जैसे अगर आपने एक साल में 100 किलो अनाज उगाया है, ठीक है ना, 100 किलो अनाज में से अगर आप 80 केजी खा जाते हैं पूरे साल में, और 20 केजी जो बचता है वही सरप्लस होता है, ठीक है ना। तो आप समझ गए कि सरप्लस क्या होता है। तो मतलब जो इरफान हाबीबी ये कहते हैं कि पूरा का पूरा ये 20 किलो वो सरकार का जो है ऑफिशियल आके नहीं ले जाता था, इसमें से कुछ छोड़ के जाता था, इसके लिए क्योंकि ये आगे जो है अपना डेवलपमेंट जो है एग्रीकल्चर का कर सके, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि जैसे मतलब डिस्टॉर्टेड जो है चीज़ें हमें दिखाई गई है कि एग्रीकल्चर जो है ऐसा था और बहुत मतलब ऑपरेसिव थी जो गवर्नमेंट थी, वो ऐसा एक्चुअली में नहीं था, ठीक है ना, ये कहते हैं। हालांकि क्या है कि ये जो कहते हैं कि ये जो बदलाव आ रहा था, इससे क्या हो रहा था कि जो बिग पीजेंट्स थे, है ना, और जो स्मॉल पीजेंट थे, उनमें डिफरेंट जो है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। जो बड़े बड़े पीजेंट थे, है ना, जो बड़े लैंड पे खेती करते थे, जो पीजेंट जो किसान, उनके लिए जो है बहुत प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जो स्मॉल थे उनके लिए प्रॉब्लम था, क्योंकि वो बहुत सारे जो है चीज़ों से गुजरना होता है उनको, ठीक है ना। स्मॉल अगर कोई कम जगह में खेती कर रहा है तो उसका परिवार उससे नहीं पल पाता है, ठीक है ना। तो स्मॉलर जो है ये प्रेशर झेल रहे थे, जो बदलाव ऊपर के बदलाव हमने जो देखे हैं उसके वजह से, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि एक चीज़ और ये बताते हैं कि जो ज़मींदार थे, है ना, उसके ऊपर क्या बदलाव हो रहा था, ठीक है ना, उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा था इन सब बदलावों के, ठीक है। तो ज़मींदार जो है ये मतलब 3 तरह के होते हैं, ठीक है ना। आप ये देखिए कि बिग होते हैं, हम इधर लिख रहे हैं, आप अगर चाहें तो साथ साथ लिख सकते हैं, और मिडल, ठीक है ना, बड़े छोटे और मध्यम, हिंदी अगर आप लिख रहे हैं तो, ठीक है ना। बिग ज़मींदार जो होते थे उनमें बेसिकली वतन जागीर होते थे, ठीक है ना। वतन जागीर क्या होता है, आप पूछेंगे कि भाई सर वतन जागीर क्या है। देखो क्या होता है कि इधर समझाता हूँ, देख लो, ठीक है। देखो ये दिल्ली है, ठीक है, और ये एरिया पूरा सरकार के कंट्रोल में है, ठीक है। और ये राजपूताना है, ठीक है, राजपूताना है, और भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ होते थे, ठीक है ना। और यहाँ पर छोटे छोटे राजा हैं, मतलब छोटे छोटे मतलब इन द सेंस कि मुग़ल एम्पायर के कॉन्टेक्स्ट में छोटे ही हैं वो, ठीक है ना, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर उनका नहीं होता था। अब क्या है कि मुग़ल एम्पायर जो है यहाँ पर इनसे लड़ाई करते थे, जीतते थे, और जीतने के बाद क्या होता था, इनसे कहते थे तो कि तुम ईयरली जो है हमको पेशकश दो, ईयरली ट्रिब्यूट होता था, है ना, पेशकश। और इसके बदले में क्या है कि इनको इस पर्टिकुलर रीजन का जो है राजा बनाए रखा जाता था, ठीक है ना। तो आप देखेंगे बहुत सारा राजा मान सिंह और बहुत सारे फलाने ढिमकाने, बहुत सारे आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, है ना, जय सिंह बाद में चल के देखेंगे, है ना। तो इसलिए क्या है कि ये जो है वो वतन जागीर होता था, क्योंकि इनको जो है अपने लैंड पे एक सोवरेंटी का जो है वो राइट इनको दिया जाता था, है ना। बस इनको जो है सोवरेंटी के मतलब बदले क्या मांगा जाता था, पेशकश, ठीक है ना। तो ये वतन जागीर होता था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मुग़ल एम्पायर का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता था, यहाँ के जो लोकल रूलर होते थे, राजा होते थे, उनके थ्रू होता था कंट्रोल, ठीक है, आप समझ गए। उसके बाद आप देखिए कि जो स्मॉलर ज़मींदार थे, ठीक है ना, उसमें मलगुजारी वगैरह थे, है ना, मलगुजार्स, ये एक मलगुजारी सिस्टम थी। इसमें क्या होता है कि इसमें जो टैक्स कलेक्शन है वो किंग के द्वारा किया जाता था, है ना।
ठीक है, मतलब जो राजा होता था उसके द्वारा जो है टैक्स, मतलब अब कैसे होगा बताओ, अब अमील के थ्रू होगा ना। ये कैसे होता है मैंने ऊपर समझाया है। उसके बाद क्या है कि एक नानकार होता था, इसके बदले ये टैक्स कलेक्शन के लिए जो है एक तो ऑफिशियल होता जो खालसा लैंड से करता करता था, ठीक है ना। और ये जो मलगुजारी लोग होते थे ये क्या करते थे, ये भी जो है टैक्स कलेक्ट करते थे, और टैक्स कलेक्ट करने के बदले इनको क्या दिया जाता था, इनको नानकार टैक्स दिया जाता था, सॉरी नानकार लैंड दिया जाता था, है ना। तो आपसे पूछा जाए कि नानकार क्या था, तो एक तरह का लैंड ग्रांट था, ठीक है, लैंड ग्रांट था, भूमि अनुदान था, ठीक है ना। ये रेवेन्यू फ्री होता था, मतलब ये जो मान के चलो कि इतने बड़े एरिया से कोई पर्टिकुलर राजा जो है या कोई पर्टिकुलर ऑफिशियल जो है इनको अगर टैक्स कलेक्ट करके दे रहा है, तो इतना बड़ा एरिया जो है इनको दे दिया गया है कि भाई इसमें से जो टैक्स होगा ना उसको हम नहीं लेंगे, बल्कि उसको जो है तुम अपने यूज़ के लिए जो है इस्तेमाल करना, ठीक है ना। तो ये होता था बेसिकली नानकार, इस पे जो है नानकार जो ज़मीन होता था लैंड ग्रांट, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखेंगे आगे, मतलब कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है आपके नानकार क्या होता था मिडिवल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो एक तरह का लैंड ग्रांट था, भूमि अनुदान था, ठीक है। थर्ड जो है मिडिल पीजेंट्स होते थे, जिसमें खुद कास्ट और पै कास्ट होते थे, ठीक है ना। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ ये देखेंगे कि अच्छा पीजेंट्री की बात हम करने लग गए थे, इसमें आप देखिए कि जो मिडिल पीजेंट थे उसमें मतलब कोई तो ऐसा होता था, ये टैक्स कलेक्शन जो है उनकी अपनी ज़मींदारी होती थी, या फिर कुछ वैसे होते थे जो मतलब अलग अलग तरह के जो है वो होते थे, मतलब वो साइज़ के हिसाब से जो है बांटा है इनको, ठीक है ना। देखिए पीजेंट्री में क्या है कि अभी हम पीजेंट्री का आपको बता रहे थे, पीजेंट्री में क्या होता है कि जो दो तरह के होते थे खुद, अब इससे भी सवाल पूछा हुआ है नेट के एग्ज़ाम में, ठीक है ना, खुद कास्ट और पै कास्ट। हिंदी में आप लिख सकते हैं इसको अपने हिसाब से, ऐसे ही लिखते हैं खुद कास्ट और पै कास्ट, ठीक है ना। ये क्या है, इस पे ऑक्यूपेंसी राइट होती थी। अब ऑक्यूपेंसी राइट क्या था, इस पे ऑक्यूपेंसी राइट नहीं होती थी, वेजरेंट पीजेंट होते थे। अब मैंने इतनी बात बोल दी, आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए क्या होता है कि जो खुद कास्ट होते हैं ना वो अपने खेत में काम करते हैं, सीधा सीधा समझिए, ठीक है। अपने खेत में काम करते हैं, तो अपने खेत में जब काम करेंगे तो क्या है कि उनको खुद कास्ट बोला जाता है, मतलब अपने खेत में काम कर रहे हैं और उसके बदले जो है वो पैसे वो टैक्स दे रहे हैं, ठीक है ना। पै कास्ट क्या होता था कि ये दूसरे के खेत में जो है काम करते थे, ठीक है। और दूसरे के खेत में काम करने से क्या है कि उसके लिए जो है इनको वो जो भी प्रॉपर वो होता है वो किया जाता था, मतलब एक तरह के लेबर थे पै कास्ट, ठीक है ना, कि दूसरों के खेत में काम करते थे, उसके एवज में इनको जो पैसा मिलता था उससे ही अपना जीवन व्यतीत करते थे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि इनका दूसरा आर्गूमेंट ये है कि जो इंक्रीजिंग ऑपरेशन है, ठीक है ना, जागीरदार का, मतलब मान के चलो कि अब कोई जागीरदार है किसी पर्टिकुलर एरिया का, तो ज़बरदस्ती वो टैक्स कलेक्ट करेगा ही ना। तो इससे क्या है कि एक जो है वो ऑपरेशन हो रहा था पीजेंट्री का, ठीक है ना, वो अब रेगुलर, मतलब ये है कि नहीं होता था ट्रांसफ़र उसका। जैसे हमने शुरू के क्लासेस में जब बात की थी, है ना, वो मुग़ल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में और उसके कॉन्टेक्स्ट में दिल्ली सल्तनत के कॉन्टेक्स्ट में, तो उसमें बात ये हुई थी कि जो ये जागीरदार होते थे ना, इनको 2-3 साल पे या 4 साल पे ट्रांसफ़र किया जाता था, है ना, ट्रांसफ़र किया जाता था। उस ट्रांसफ़र में क्या है कि आप देखेंगे कि अब जो है वो रेगुलर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, ये जो है रेगुलर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, ठीक है। और रेगुलर ट्रांसफ़र नहीं होगा तो क्या है कि मान के चलो कि कोई भी व्यक्ति एक पर्टिकुलर रीजन में अगर रहेगा 5 साल 7 साल 10 साल या 50 साल, तो इस पर्टिकुलर एरिया के सब लोग उसको जानेंगे, और जानेंगे तो क्या है कि उसका इन्फ्लुएंस इस एरिया में बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि इस तरह से भी जो है आप देखेंगे कि क्राइसिस जो है अग्रीव हो रहा है, ठीक है ना, इससे भी जो है क्राइसिस बढ़ रहा है कि जो लोग, जो ऑफिशियल्स हैं, जो ज़मींदार हैं, वो बेसिकली क्या है कि जहाँ गए वहीं रह गए और वहीं के हो गए, और फिर क्या है कि उस पर्टिकुलर एरिया में लगाव हो गया, तो उसको जो है वो कह रहे हैं कि अब हम इंडिपेंडेंट है भाई, हमको नहीं लेना देना है मुग़ल इंडिया से, मुग़ल एम्पायर से, और जो भी है हम बस हम ही हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि चीज़ें जो है चल रही है, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि जो एक चीज़ और यहाँ पर बदलाव होता है कि पहले क्या होता था कि जो इनका जो ज़मींदार का ट्रांसफ़र होता था, है ना, उसका प्रॉपर जो है वो सुपरविज़न होता था, है ना। मुग़ल एम्पायर उसका जो है प्रॉपर ब्यौरा रखती थी, और स्पाई वगैरह होते थे कि कोई कहीं पर कुछ और जो है इलीगल तो नहीं कर रहा है, या कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा है कि हमको डिथ्रोन करने की कोशिश कर रहा है। पर ये वाला सिस्टम भी जो है अब मतलब सुपरविज़न कम हो गया 18th सेंचुरी में, है ना। अब उसके बाद जो अमील्स थे, अमील्स आपको पता है वो भी जो है अब ज़्यादा एक्सटॉर्शन कर रहे हैं,
पीजेंट्री को, है ना। टैक्स जो है वो मान के चलो कि 10 रुपये लेना था उनको, तो वो 15 रुपये डिमांड कर रहे हैं, 12 रुपये डिमांड कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि नहीं करोगे तो हम कंप्लेन कर देंगे, है ना, या ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो इस तरह से एक्सटॉर्शन जो है स्टार्ट हो जाता है मिल्स का, ठीक है ना। मिल्स कौन थे? वो ऑफिशियल से जो टैक्स कलेक्ट करते थे, है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि जो ये सिस्टम इतनी ज़्यादा जो परेशानी में जा रहा था, इसको मिटिगेट करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए जो है वो इजारादारी सिस्टम जो है स्टार्ट होता है। क्या? इजारादारी, है ना, इजारादारी। और इजारादारी क्या होता था? ये बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती थी जिसमें ये एक ऐसा लैंड ग्रांट होता था बेसिकली, जिसमें क्या है कि हाईएस्ट बिडर को किसी पर्टिकुलर एरिया का जो लैंड रेवेन्यू है उसको कलेक्ट करने का राइट दिया जाता था, ठीक है। आप समझ गए? जैसे मान के चलो कि ये पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, ये पर्टिकुलर एरिया है और इस एरिया में ये एरिया है और यहाँ पर ज़मींदार, किसी ज़मींदार को वो ये एरिया देना है, ठीक है। मान के चलो कि इस एरिया में एक्सपेक्टेड रेवेन्यू मान के चलो कि 100 रुपया है, ठीक है ना। तो 100 रुपये है और 100 रुपये में मान के चलो कि 5 लोग तैयार हैं कि भाई हम लेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा ऐसे में? क्या होगा कि भाई जो सरकार है वही कहेगी कि 100 रुपये से तुम कितना ज़्यादा दोगे, ठीक है ना। तो एक पर्सन अगर 105 रुपया कहेगा, एक 110 रुपया कहेगा, एक 120 रुपया कहेगा, तो सरकार 120 रुपये वाले को दे देगी और 120 रुपये इससे ले लेगी और कहेगी कि भाई अब ये ज़मीन तुम्हारा हुआ, तुम साल भर के लिए इसे अपना जो भी है वसूलो, ठीक है ना। तो ये 120 में अगर किसी ने खरीदा है तो ये तो 120 से ज़्यादा ही वो करने के लिए कोशिश करेगा ना। जब जहाँ सरकार 100 रुपये वसूल रही थी, यहाँ इस व्यक्ति को 120 रुपये से ज़्यादा वसूलना है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन इस वजह से पीजेंट्री के ऊपर और ज़्यादा बढ़ गया और जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा परेशानी में जो है चली गई, ठीक है ना। तो इजारादारी सिस्टम आप समझ गए। इजारादारी में क्या है? हाईएस्ट बिडर को जो है लैंड ग्रांट दिया जाता था, ठीक है ना। उसके बाद जो रिविजनिस्ट पर्सपेक्टिव है, ठीक है ना, जिसमें मतलब ये कहा जाता है कि इस पर्टिकुलर फेज़ में मतलब ये एक क्राइसिस का फेज़ नहीं था, बेसिकली एक डिसेंट्रलाइजेशन का फेज़ है ना। ये एक रिविजनिस्ट पर्सपेक्टिव है इस हिस्टोरियोग्राफिकल ट्रेंड में, ठीक है ना। इसमें आप देखें कि जो इन्वेजन और डिसेंट्रलाइजेशन है, इसमें एक मिनट, ये जो इतिहासकार है ना, ये रिविजनिस्ट हिस्टोरियंस जो है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं ना, एक बार मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको कहते हैं संशोधनवादी, है ना। अगर आप हिंदी में मीडियम है तो लिख लीजिए, संशोधन का स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, मुझे उतना हिंदी ज़्यादा अच्छे से आता नहीं। संशोधनवादी इतिहासकार, ठीक है ना। तो इनका ये मानना है कि जो एक इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशन, जो क्या कहते हैं, वो इकोनॉमी का जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशन जो है मुग़ल के डिक्लाइन के लिए, वो सफिशिएंट नहीं है बताने के लिए डिक्लाइन, ठीक है ना। इनका ये मानना है कि इनके अलावे भी चीज़ें थी, ठीक है। तो क्या है इनका, क्या मानना है कि जो पॉवर्टी और इकोनॉमिक प्रेशर जो है इन्होंने बताया है वो एडिक्वेट नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए जो प्रॉब्लम इस टाइम हो रहा था उसको, ठीक है। इसने इसलिए ऐसा कहा कि जो इन्होंने ये कहा कि जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो उसमें जो है ना रीजनल लेवल पे बहुत मतलब डिफरेंट थी चीज़ें, हर जगह जो है एक जैसा इकोनॉमिक सेटअप नहीं था, ठीक है। तो इसलिए जो है इनका ये मानना था कि ये सिस्टम ऐसा है कि मतलब पूरा जो है सफिशिएंट नहीं है। तो फिर क्या है, तो इन्होंने एक कंसेप्ट दिया पर्सपेक्टिव ऑफ पेरिफेरी, ठीक है ना। ये फ्रेज़ आप लिख लेंगे, एग्ज़ाम में कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। पर्सपेक्टिव ऑफ पेरिफेरी जो है ये बताता है कि जो ये डिक्लाइन है, ठीक है, वो नए ग्रुप का सोशल ऑर्डर में जो है वो आने से हुआ, ठीक है ना। इनका ये कहना था कि ठीक है डिक्लाइन हो रहा था और जो ठीक है जो मतलब जो एरिया अभी हमने चूज़ किया था कि भाई जो एक लेवल के बाद जो है, जैसे मान के चलिए कि एरिया है, ठीक है, और ये कोई दूसरा एरिया है, मान के चलिए ये बंगाल है, ये अवध है, ठीक है। और बंगाल और अवध में क्या है ना कि सोशल स्ट्रक्चर अलग है, इकोनॉमिक सेटअप अलग है ना। आज के डेट में भी आप देखेंगे कि बंगाल में क्या है कि आपको बहुत सस्ता खाना मिल जाता है, लेकिन आपको यही यूपी में नहीं मिलेगा, ठीक है ना, यही बिहार में नहीं मिलेगा उतना सस्ता खाना, ठीक है ना। तो आज के डेट में आप सपोज़ करिए कि आज के डेट में अगर इतना रीजनल वेरिएंस है तो उस समय भी रहा होगा, ठीक है। तो मतलब इसी चीज़ को ये एक्सप्लेन करते हैं।
इनका ये मानना था कि जैसे जो मतलब एक एक चीज़ ये देखिए कि ऊपर जो हमने अभी बात की कि भाई जो परेशानी है वो ऐसा था कि जो क्राइसिस है वो एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर क्राइसिस था, है ना, वो ज़मींदारी क्राइसिस था, है ना, जागीरदारी क्राइसिस। ये कहते हैं कि सिर्फ ये क्राइसिस जो है काफ़ी नहीं था, है ना, इसके अलावा भी था कि जागीरदारी में जो है कंपटीशन तो बढ़ रहा था, पर इस कंपटीशन को जो एक एक स्वरूप दे रहा था वो ये था कि एक नए क्लास का उदय हो रहा था, न्यू क्लास, नया क्लास जो है इमर्ज हो रहा था, एक नया जो है समाज में क्लास इमर्ज हो रहा था। और उससे क्या हो गया कि इस नए क्लास को जो है ना वो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो कंट्रोल करने में नाकाम रही। इस वजह से क्या है कि ये जो क्राइसिस है वो इस वजह से और ज़्यादा जो है तेज हो गया। जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है उस पर इन्होंने कहा था कि 18वीं शताब्दी जो है, 18th सेंचुरी जो है, वो एक क्राइसिस का फेज़ नहीं था। इस समय भी जो है बहुत सारे जो है एरियाज़ थे जहाँ सरप्लस अभी भी प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चरल एग्रेरियन क्राइसिस कहाँ था, जैसे एग्जांपल देते हैं कि बंगाल, अवध, बनारस, ये अभी भी बहुत एक ह्यूज जो है रिसोर्स जो है वो के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल थे, और बहुत ज़्यादा जो यहाँ से जो पावर है, जो सेंटर है, उसको यहाँ से रिसोर्स आता था, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि जो मुग़ल एम्पायर है, जो मुग़ल्स थे, वो यहाँ से रिसोर्स जो है अप्रोप्रिएट करने में फेल हो गए, ठीक है ना। वो यहाँ से रिसोर्स प्रॉपर्ली ले नहीं पाए, इस वजह से जो है प्रॉब्लम जो है और ज़्यादा सीरियस हो गई। और जहाँ तक मतलब ऐसा है कि जैसे कि पावरफुल जो है लोग थे, और मतलब कि भाई नए नए पावरफुल लोग आ गए और वो मतलब चीज़ों को बिगाड़ दिए, है ना। तो ऐसा नहीं था, पहले भी पावरफुल लोग थे, है ना, और पहले भी पावरफुल लोग थे, लेकिन उनको क्या है कि मुग़ल एम्पायर जो है, मुग़ल रूलर्स ने जो है बहुत अच्छे से मैनेज किया, ठीक है ना। इस वजह से क्या है कि वो लोग इतनी ज़्यादा जो है वो नहीं, मतलब एक थ्रेटनिंग जो है नहीं थे एम्पायर के लिए, ठीक है। जो सीए बेली हैं, ठीक है, सीए बेली कहते हैं कि एक कांस्टेंट जो है प्रोसेस था, ठीक है ना। जो पहले के जो पावरफुल रूलर्स थे, ठीक है ना, पावरफुल ग्रुप्स थे, उसमें एक कॉन्स्टेंटली जो है वो रिकॉन्सिलेशन और रीएडजस्टमेंट जो है उनके बीच चलता रहता था, रीजनल पावर्स और सेंट्रल पावर्स के बीच में, ठीक है ना, पावर के बीच में। मान के चलिए कि अगर ये दिल्ली है और यहाँ पर कोई ऐसा छोटा छोटा राज्य है जो मतलब इसकी बातों से नहीं मानता, तो रिकॉन्सिलेशन मतलब जो एक समझौता होता है उसके तहत जो है वो आपस में चीज़ें मैनेज करते थे, ठीक है ना। और ये चीज़ जो है आगे चल के जो है परेशानी वाला जो है सिस्टम बन गई, ठीक है ना। जो आंद्रे विंक है कि, ठीक है, आंद्रे विंक का जो है ये कहते हैं कि जो एक बैलेंसिंग एक्ट था, ठीक है ना, जो बैलेंसिंग सिस्टम था वो मतलब एक मतलब जो राइवलरीज थी वो सिस्टम जो है ख़राब हो गई थी, ठीक है ना। अभी इन्हीं का पॉइंट मैं समझा रहा था कि जो बैलेंसिंग सिस्टम था इसके बीच में और सेंटर के बीच में वो अफेक्ट हो गई, इसलिए जो है बहुत सारे जो है रूलर्स ने खुद को इंडिपेंडेंट जो है घोषित कर दिया, ठीक है ना। बंगाल का, अवध का, इस सब का जो है एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक है। मुजफ्फर आलम है, इन्होंने कहा कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है और कमर्शियलाइजेशन मतलब ये है कि कमर्शियल क्रॉप्स को उगाना, कमर्शियल खेती करना, ठीक है ना। जैसे तंबाकू की खेती क्या है, कमर्शियल रूप में है। तंबाकू जो है जो व्यक्ति उगाता है वो पूरा नहीं खा जाता है, गन्ना जो व्यक्ति पूरा उगाता है वो नहीं खा जाता है, वो उसको बेचने के लिए ही जो है उगाता है। तो ये सब कमर्शियल क्रॉप्स है, ठीक है ना। तो कमर्शियलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के कारण क्या है कि जो एक जो रिसोर्स है उसके लिए जो है मतलब जो नए लोग जो आ रहे थे उसको मोनोपोलाइज कर रहे थे कि भाई हमारा ही जो है ये एरिया है, इसलिए नए एलिट्स जो है वो समाज में आ रहे थे, ठीक है ना। नए एलिट्स के समाज में आने से क्या होगा कि वो एक नए तरह का जो है सामाजिक जो रिलेशन है वो डेवलप करेगा, और इसी सामाजिक डेवलपमेंट को, इसी जो है एक पावर स्ट्रक्चर को जो है कोऑपरेट नहीं कर पाने से मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि हम अपनी चीज़ों को जो है समाप्त कर सकते हैं कि जो ये एक फेज़ था, जैसे कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने 18th सेंचुरी को एक पीरियड ऑफ डिक्लाइन कहा था, है ना, पीरियड ऑफ डार्क एज बोला था। वो एक्चुअली में ऐसा डार्क एज वगैरह नहीं था, और डार्क एज नहीं था, क्या था डार्क एज, बस क्या था कि सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो कोलैप्स कर गई और इसकी जगह जो है रीजनल पावर्स ने ले लिया, ठीक है ना। तो ये एक डार्क एज नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि 1750 में जो है ना इंडिया जो है वो
वर्ल्ड की 24% जीडीपी जो है वो करती थी, ठीक है ना। 24% जो है इनकम जनरेशन हो रहा था यहाँ पर वर्ल्ड का, ठीक है ना। 26%, ठीक है ना। ये ओम प्रकाश का मानना है, ओम प्रकाश एक इतिहासकार है। तो आप समझ रहे हैं कि ऐसा भी नहीं था कि मतलब ये पूरे डिक्लाइन में था। डिक्लाइन में होती तो ये नहीं होता ना, जब ब्रिटिशर्स यहाँ राज करने आए थे तब, ठीक है। तो मतलब ये डिक्लाइन नहीं था, ये बल्कि उनका पर्सपेक्टिव था, ठीक है ना, कि भाई इस तरह से जो है चीज़ें हैं, बस वो पावर स्ट्रक्चर जो है बदल रहा था, उसमें कोई डिक्लाइन नहीं था, ठीक है ना। नेक्स्ट एस्पेक्ट जो हम करेंगे उसमें रीजनल पावर्स का जो है उदय के बारे में बात करेंगे, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है ना। इसमें जो है अवध और बंगाल और हैदराबाद, इन सब की हम बात करेंगे, ठीक है ना, पर्टिकुलरली। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए हम इतना काफ़ी रहने देते हैं। और 1 घंटे का लेक्चर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव होता है, मतलब खास के अगर सामने कोई बच्चा पढ़ने वाला नहीं हो तो, है ना। सामने से पढ़ाने में तो हम 2-2 घंटे की क्लास एक बार में ले लेते थे, जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं उनको पता होगा। तो इतना आज के लिए रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम रीजनल पावर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और देखिए, जो आपका सिलेबस है और जिसके अकॉर्डिंग हम अगर लेक्चर बनाएंगे तो कम से कम 15 जो है लेक्चर बनेगा हमारा, ठीक है ना। 15 से 20 लेक्चर जो है हम मॉडर्न इंडिया का डालेंगे। और मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बाहर आपका मॉडर्न इंडिया से सवाल नहीं आएगा, इसकी गारंटी है, ठीक है ना। आपको ये है करना है कि जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ वो आपको करते रहना। जैसे कि मैंने इधर कुछ कहा था आपको कि ये रूलर्स का जो है वो एक क्रोनोलॉजी देख लेना, या जो भी चीज़ें हैं वो मतलब जहाँ जहाँ मैंने जो चीज़ें कही है वो करेंगे तो आपका सवाल नहीं छूटेगा एग्ज़ाम में, ठीक है ना। और ऑलरेडी मतलब आराम से आपका जेआरएफ होगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सीरियस होकर आप 2-3 महीना इसको दीजिए, 2-3 महीने में जेआरएफ हो जाएगा, इसकी गारंटी है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है हम आगे करेंगे अगले वीडियो में। और आज के लिए जो है इतना रहने देते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को आप अपने जूनियर से भी शेयर कर सकते हैं, जूनियर्स जो अभी फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में हैं, या फिर आप कोई आपका सीनियर थर्ड ईयर में है तो उसको भी आप रिकमेंड कर सकते हैं वीडियोस, कि आप ये वीडियोस देखिए, इसके थ्रू जो है आपकी आंसर राइटिंग हो जाएगी। अगर आप कोई यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है, जिसका ऑप्शनल हिस्ट्री है, वो सब इस वीडियोज़ को देख सकते हैं। बहुत डेप्थ में मैं कवर करता हूँ वीडियोज़, ठीक है ना। ये वीडियोज़ उन बच्चों के लिए नहीं है जो एसएससी या कोई वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्ट्रिक्टली जो है उनको प्रोहिबिट करता हूँ, क्योंकि इतना समय आप खाली हिस्ट्री पे नहीं दे सकते हैं अगर आप किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये थोड़ा सा आप रखिए, ठीक है। और लगे रहिए और बने रहिए चैनल के साथ। और हम जो है आपकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं, उनके हम रिजॉल्व करेंगे। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कुछ नया चीज़ पढ़ना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं उसमें, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं ये वाला सेक्शन लेके, ठीक है ना। तब तक के लिए जो है थैंक यू, बाय।